मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली डिस्कस करते हैं हम इनसाइट के क्वेश्चन से इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल जो आज हम RTM डिस्कस कर रहे हैं वो 12 नवंबर 2022 का। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वंदे भारत एक्सप्रेस वे। सी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये है क्या बेसिकली। तो सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए व्हाट इज़ वंदे भारत। वंदे भारत एक इनिशिएटिव है किसके अंदर, मेक इन इंडिया के अंदर। मेक इन इंडिया के अंदर ये एक इनिशिएटिव है। इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रेन को बनाते हैं, और ट्रेन कैसी हो, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे सारी की सारी सुविधा इसमें होनी चाहिए। चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी सीटें हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हर एक सुविधा उपलब्ध हो, और इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। स्पीड अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा माना जाता है। और जो पहली ट्रेन है वो वाराणसी टू दिल्ली चलाई गई थी, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो ये इसकी बेनिफिशियल है कि ये जो है डीजल वगैरह से नहीं चलती, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिसकी वजह से इट इज़ कैन बी सेड कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। एनीवे लेट्स सी अबाउट द थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल तो एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। जो वंदे भारत है वो सेमी हाई स्पीड है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये जो है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई जो है इसको मॉनिटर करके चलते हैं, फिर ऐसी ट्रेन बनाता है। और जो पिछला बजट है उसमें हमने 100 वंदे भारत ट्रेन और ज़्यादा बनाने की बात कही थी बजट के अंदर। पता नहीं ये बन पाए नहीं बन पाए, डेट डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। लेट्स सी, इट वाज डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द BHEL। क्या ये BHEL के द्वारा बनाई जा रही अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि BHEL की नहीं बल्कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बनाई जा रही, दैट इज़ इनकरेक्ट। इट इज़ ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवे। क्या स्टेटमेंट सही है, तो यस दैट इज़ करेक्ट। लेट्स सी अबाउट सम ऑफ द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वंदे भारत एक्सप्रेस वे, जिसको हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, सेमी हाई स्पीड है, हाई मल्टीपल यूनिट है टू सेपरेट लोकोमोटिव, लॉन्च इन 2019 एंड इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवे ऑन 5 रूट पे चलती है। ये डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर की जाती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया जो है कब चलाया गया था, तो 2015 पे। किस मॉडल पे, सिंगापुर मॉडल पे। इसमें क्या था कि हमारी कंट्री में ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान बने, ठीक है। ठीक है। और क्या क्या इसमें जो बेनिफिट है वो क्या क्या दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिक्लाइनिंग सीट होती है, ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे होते हैं, CCTV कैमरा लगाते हैं, LED वगैरह भी लगी होती है, और वाईफाई की सुविधा दी जाती है, ठीक है। इधर से मैं ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल। सी ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2016 में आया था, ओके। सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कहाँ पे होते हैं, तो मुंबई के अंदर होता है। मुंबई के बाद दिल्ली होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दे आर अकाउंटेबल टू कलेक्ट ऑल द वेस्ट या ई वेस्ट दैट आर एम्बेडेड इन देयर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे, फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल सिम वगैरह में भी आपका ई वेस्ट पाया जाता है, मतलब जहाँ पे भी मेटल यूज़ होते हैं ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो जाता है। और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पहली स्टेट जिसके द्वारा पॉलिसी लेकर आई गई तो वो गुजरात है, ओके। और इससे रिलेटेड और क्या बताएं, ये जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है। जो CFL हो गया, फ़ोन हो गया, चिप हो गया, जिसमें सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, वहाँ पे ये ई वेस्ट जनरेट होते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्री में कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करती है, दैट इज महाराष्ट्र, कहने से मुंबई, फिर है दिल्ली। और प्रोड्यूसर को ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे दिखानी होती है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिंग प्रोड्यूसर अंडर द एम्बेट ऑफ द एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर विद द टारगेट, दैट इज़ करेक्ट। CFL एंड मर्करी जो कंटेनिंग लैम्प्स है वो जो है इस परव्यू के अंदर आता है, दैट इज़ करेक्ट। प्रोड्यूसर हैव मेड अकाउंटेबल फॉर ई वेस्ट कलेक्शन एंड ई वेस्ट एक्सचेंज एज वेल, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और हिमाचल प्रदेश के द्वारा कुछ ऐसा ही प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, लेकिन वो प्लास्टिक के लिए था। प्लास्टिक से कैसे, क्योंकि वो वहाँ पे स्कूल के बच्चों को कहा गया था कि अपने घर से जो भी प्लास्टिक वगैरह है आप स्कूल में लेकर आइए, और हम आपको उसके बदले में किलो के हिसाब से पैसे देंगे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक 2 वे या फिर एक्सचेंज वाला कम्युनिकेशन यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके। लेट्स सी, तीनों की तीनों यहाँ पे सही है। लेट्स सी अबाउट द थिंग। द रूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिंग प्रोड्यूस अंडर द एम्बिट ऑफ द एक्सटेंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर विद द टारगेट। इसमें कौन कौन आता है, जैसे CFL हो गया, मर्करी कंटेनिंग लैम्प्स हो गया, वो इसके परव्यू के अंदर आते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द कनकादासा। कनकादासा, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो कनकादासा जो है ये जो है हरिदास सेंट थे और उसके फॉलोवर हुआ करते थे, मतलब हरिदास के फॉलोवर हुआ करते थे। हरिदास कौन थे हम बताने की कोशिश। ओके, हरिदास तो मुझे नहीं मिले, लेकिन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो सेंट उनके देखते हैं। गुरु नानक देव जो 15 से लेकर 16 सेंचुरी में ये लाई किया करते थे। शंकर देव 15 से लेकर 16 सेंचुरी। चैतन्य महाप्रभु 15 से लेकर 16 सेंचुरी। और यहाँ से आपके हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट इज़ पुरंदरदासा दैट इज़ ऑल्सो 15 to 16 सेंचुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एक्चुअली। सो दीज आर कंटेम्प्रेरी। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो दादू 16 से लेकर 17 सेंचुरी में राजस्थान में। सूरदास मध्य प्रदेश वाला एरिया या यूपी वाला एरिया। रामन दास 16 सेंचुरी। कबीर 15 से लेकर 16 सेंचुरी, तो कबीर भी यहाँ पे 15 से 16 पे आ जाएंगे। रायदास 15 सेंचुरी। वल्लभाचार्य 15 से लेकर 16 सेंचुरी। तुलसीदास 16 से लेकर 17 सेंचुरी, कंटेम्प्रेरी विद द राजा अकबर। एकनाथ 16 सेंचुरी। तुकाराम 16 सेंचुरी। नामदेव 13 to 14 सेंचुरी। और ज्ञानेश्वर 30 सेंचुरी। बसवना 12 सेंचुरी। इनके द्वारा जो है लिंगायत सेक्ट की भी स्टार्टिंग की गई थी। ओके, और पुरंदरदासा मैंने बता ही दिया। रामदास 17 सेंचुरी। रामानुजन 11 से लेकर 12 सेंचुरी। और इन्हीं की जो स्टैट्यूट ऑफ इक्वलिटी किसके है बेसिकली, तो रामानुजाचार्य की, तो ये वही रामानुजाचार्य है। और अदर पर्सनैलिटी नाम विलवारा 9th सेंचुरी। उसी के साथ और कौन रह गया, मीराबाई 16th सेंचुरी। नरसिंह मेहता 15th सेंचुरी। सूरदास 16th सेंचुरी। ओके, तो मेक श्योर आप इसको याद रखें। गुरु नानक से है ये कंटेम्प्रेरी जो है वो आपको याद। एनीवे, इनके बारे में बात करते हैं। कनकदास के बारे में बेसिकली ये क्या थे कि एक सेंट थे, फिलोसफर थे। ही वाज अ हरिदास सेंट एंड फिलोसफर। ये जो है कीर्तन और उपभोग के लिए जाने जाते थे, ठीक है। और इनकी जो मेन लैंग्वेज थी जिसमें ये प्रोपोगेट करते थे वो कन्नड़ा हुआ करती थी। क्या, कन्नड़ा। ओके, और ये कर्नेटिक म्यूज़िक को बजाते थे या उसको फॉलो करते थे। आई अगैन रिपीट, ये जो है 1509 से लेकर 1609 इनका टाइम पीरियड था कनकदास का। ये हरिदास सेंट एंड फॉलोवर थे। कीर्तन के लिए कीर्तना करते थे किस लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में। और किस म्यूज़िक को फॉलो करते थे, तो कार्नेटिक म्यूज़िक को। लेट्स सी अबाउट द थिंग जो यहाँ पे दिए गए बेसिकली इनके हिसाब से भी चलते हैं। Let's see about the first statement. He was a Haridas saint and a philosopher. That is correct. He is known as for his kirtana and upabhoga. That is also correct. He was a used simple Telugu नहीं कन्नड़ and native metric form for the composition. तो ये जो है कन्नड़ा और कार्नेटिक म्यूजिक का यूज़ किया करते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The first and second are correct. Kanakadasa was a Haridas saint and philosopher who has renowned Carnatic music composer, पोएट, रिफॉर्मर एंड म्यूजिशियन थे। ये जो है अपने कीर्तना और भोग के लिए जाने जाते थे। एंड हिज कंपोजिशन इन द कन्नड़ लैंग्वेज फॉर कार्नेटिक म्यूजिक लाइक अदर हरिदास ही यूज्ड सिंपल कन्नड़ लैंग्वेज एंड कार्नेटिक म्यूजिक फॉर हिज composition. Okay, let's see the next question. Next question, he was an Indian independent activist following India's independence. He became the first minister of education in Indian government and for his contribution to establish the foundation of Indian education. His birthday is celebrated as the National Education Day. तो कब मनाते हैं हम नेशनल एजुकेशन डे, तो याद देखिएगा 13th नेशनल एजुकेशन डे। आई डोंट नो, शायद मैं भूल रही हूँ। ओके, तो ये है कौन बेसिकली, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए सर्व किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे जिनको हेड आईएनसी ने को हेड किया था, तो ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हुआ करते थे। रीज़न क्या था, क्योंकि 1940 में इनके द्वारा अध्यक्षता ली गई थी और 1945 तक ही चली थी। मैं बताती हूँ कौन सा वो सेशन था। अभी इंपॉर्टेंट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिवाइज कराए जाएंगे। एक बार ये देख लीजिए, जॉन मथाई, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन आफ्टर रिपब्लिक हु, मतलब जिनके द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया था, डेट इज़ जॉन मथाई। और जॉन मथाई जो है लॉ कमिश्नर भी बनते हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन। रफ़ी अहमद खिदवई, तो ये देख लीजिए। केसी नियोगी की बात करोगे, प्लानिंग कमीशन को ये हेड करते हैं। और केसी नियोगी ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु हैड फाइनेंस कमीशन ऑल्सो। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो एक बार थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। अबुल कलाम आज़ाद, इनका टाइम पीरियड 1880 1958, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हुआ करते थे, सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट एंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन। इस बर्थडे जो है नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो जो रामगढ़
सेशन था 1940 का, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा हेड किया गया था। उसके बाद जो है सेशन नहीं हुए थे। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड ऑल्सो द सबसे कम उम्र के भी वैसे व्यक्ति हुआ करते थे। मेरठ सेशन जो है 1946 का, जहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया गया था, दैट इज हेडेड बाय द JB कृपलानी, लास्ट सेशन बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट जो भी सेशन है वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, देखो जो इम्पोर्टेंट है, 1885 में बॉम्बे के अंदर हुआ था, हेड किया गया था WC बनर्जी, और यहाँ पे 72 डेलीगेट के साथ ये अटेंड किया गया था। 1886 में कलकत्ता के अंदर दादा भाई नौरोजी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। 1887 में मद्रास के अंदर सैयद बदरुद्दीन तैयबजी एंड ही द फर्स्ट मुस्लिम टू ज्वाइन द हैंड विद द नेशनल लीडर। 1888 में इलाहाबाद के अंदर जॉर्ज जूलियन फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे चुने गए थे। 1896 में कलकत्ता के अंदर रहमत ला एम सियानी, यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था 1896, और जो लिखा गया चट्टोपाध्याय के द्वारा। 1905 बनारस के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले इसके हेड करते हैं एक्सप्रेस रिजेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1907 में सूरत के अंदर रासबिहारी घोष हेड करते हैं, पार्टी स्प्लिट हो जाती है। 1909 में लाहौर के अंदर होता है, मदन मोहन वालवी जो इसको हेड करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ पे पास होता है। 1911 में कलकत्ता के अंदर बिशन नारायण दर जो है इसको हेड करते हैं, और जनगण मन यहाँ पे पहली बार गाया जाता है। 1916 की बात करते हैं तो लखनऊ के अंदर ये सेशन होते हैं, और अंबिका चंद्र मजुमदार जो है इसको हेड करते हैं। यहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन होते हैं एंड ज्वाइंट सेशन विद द मुस्लिम लीग। 1917 में कलकत्ता सेशन एनी बेसेंट यहाँ पे हेड करती है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 कानपुर सेशन सरोजिनी नायडू हेड करती है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। ओके, कुछ और यहाँ पे देख लीजिए। इलाहाबाद सेशन 1885 का, 1896 का एम ये मैं बता चुकी। 1906 का दादा भाई नौरोजी यहाँ पे ये स्वराज को क्वाइंट करते हैं, और स्वराज का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, इनके द्वारा कहा गया था। स्वराज का मतलब क्या, तो इंडिया शुड बी गवर्न बाय इंडियंस। ओके, और वेदों की और लोटो भी दयानंद सरस्वती का ही नारा हुआ करता था। 1875 में इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है, और फिर जो है लाला हंसराज जो है दयानंद एंग्लो वैदिक की स्कूल की स्थापना करते हैं। उसकी एक ब्रांच जो है हरिद्वार के अंदर निकल जाती है, लेकिन गुरुकुल सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन हंसराज के द्वारा ओरिजिनली वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस दिया गया था, लेकिन जो भी आजकल मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के अंडर डिफरेंट स्कूल है, वो मोस्टली वेद पार्ट को फॉलो करते हैं। एनीवे, सूरत सेशन 1907 में बता दिया। 1911 का सेशन 1960, 1970 एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन थी जिनके द्वारा हेड किया गया था। अमृतसर सेशन मोतीलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था, जवाहर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और याद रखिएगा जो 1913 के अंदर ट्राइबल का जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है, तो मानगढ़ हिल जो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे पड़ते हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कांड ट्राइबल के साथ हुआ था, जो भील ट्राइब थी बेसिकली वहाँ पे, और उसको जो है जलियांवाला कांड ट्राइबल का माना जाता है। कब है, 1913। तो ये अभी थोड़ी दिन पहले न्यूज़ में था, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1924 बेलगांव सेशन MP गांधी यहाँ पे हेड करते हैं। 1925 सरोजिनी नायडू द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु प्रेसाइडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मद्रास सेशन MA अंसारी जो हेड करते हैं। इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन को यहाँ पे पुट फॉरवर्ड किया जाता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस यहाँ पे फॉर्म्ड होती है। 1928 की हम बात करें, ठीक है। 1929 में लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू इसको होस्ट करते हैं। द रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज का यहाँ पे दिया गया था। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी। सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। 26 जनवरी को जो है इंडिपेंडेंस डे बनाना स्टार्ट किया गया था। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है यहाँ पे पास किए थे। गांधी जी इरविन पैक्ट यहाँ पे साइन हुआ था, और उसको जो है कंडेम्ड नहीं किया गया था। लखनऊ पैक्ट 1936 जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पे इनकी जो फिलोसफी थी सोशलिज्म की वो ब्रॉट आउट की गई थी। और याद रखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहली बार जिक्र जो है 1936 के सेशन में किया गया था। हरिपुरा सेशन जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक बुक लिखी गई है, द इंडियन स्प्रिंग, है ना, द इंडियन स्प्रिंग करके, तो वो भी आप याद रखिएगा। और इनके ऊपर भी एक बुक लिखी गई है, तो टाइगर ट्रम्प करके। नेशनल प्लानिंग कमीशन अंडर जवाहरलाल नेहरू हरिपुरा सेशन रेजोल्यूशन पास किया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे दोहराई जाती है। 1940 का अबुल कलाम आज़ाद जो मैं बात करी थी, रामगढ़ सेशन, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एंड मेरठ सेशन 1946 JB कृपलानी, ये होता कहाँ पे, तो मेरठ के अंदर होता है, ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर भी देख लीजिए अब आए तो। देखो, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ताजिक उल अक जो है इनका न्यूज़पेपर था। मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट था, और स्वराज पार्टी की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाबी इनका न्यूज़पेपर का नाम था। एनी बेसेंट का है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ।
राजा राम मोहन राय का संवद कौमुदी, मीरात उल अकबर राजा राम मोहन राय का, देवेंद्र नाथ बोस का इंडियन मिरर, एंड महात्मा गांधी का जल नवजीवन यंग इंडिया, इंडियन सोशलिस्ट श्यामा कृष्ण वर्मा, लंदन के अंदर ये जो है अपना हाउस खोलते हैं 1905। बेसिकली क्या था कि जो भी यूके में पर्सन इंडिया से जाते थे तो वो उनको ट्रेन वगैरह करते थे किस तरीके से हम फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर इन इंडिया एंड आफ्टर कंट्री ऑल्सो। वंदे मातरम जो है अरविंदो घोष के द्वारा लिखा जाता था एंड युगंधर वीरेंद्र कुमार घोष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज इज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा ट्रांसफर फॉर ऑल चैलेंज को इनिशिएट किया गया। इसका मेन एम है कि इन्हांस करना मोबाइल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल सिटीजन एंड फोकस ऑन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सो डैट द ईजनेस इन लिविंग कैन बी ब्रॉट इन आवर कंट्री। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डीजी लॉकर। सी डीजी लॉकर ये है क्या? ये एक ई स्पेस है। क्या है? ई स्पेस है। जिस तरीके गूगल ड्राइव है उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का है डीजी लॉकर। इसमें होते क्या, जितने भी सरकारी दस्तावेज है वो आप इसको अपलोड कर सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो है इसको एक्सेस कर सकती है। या फिर अब कई बार क्या होता है कि आप भी फिजिकल फॉर्म में नहीं लेकर जा सकते डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ से एक्सेस करके दिखा सकते हैं एंड ये इक्वली वैलिड है जितना आप फिजिकल फॉर्म में लेके जाओ। इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो गुम नहीं होगा, मतलब आपका सेफ रहेगा। और लेट्स सी, अच्छा ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट करता है कस्टमर सर्विसेज को। एनीवे इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज टू क्रिएट relevant customer experience. That is correct. It was launched in 2015. That is also correct. Under the Ministry of Electronics and Information. That is also correct. दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। डिजिलॉकर इज अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिलॉकर कैन बी यूज नाउ अ हेल्थ लॉकर फॉर स्टोरिंग एक्सेसिंग हेल्थ रिकॉर्ड ऑल्सो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। अगर आप कोई आपसे मांगते हैं कहीं आप जा रहे हो तो आप उसमें से निकाल के दिखा सकते हैं, इक्वली वैलिड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के बारे में। ये कैटेगरी 2 है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का। ये स्टेटमेंट सही, दैट इज करेक्ट। ये 2017 में लॉन्च किया गया था सो दैट द कैपिटल ग्रोथ इन एमएसएमई कैन बी ब्रॉट इट अप। तो क्या ये स्टेटमेंट सही? मेरे हिसाब से दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आई एम रियली सॉरी फॉर डेट। एसआर इज द कैटेगरी सेकंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च इन 2022 नॉट इन 2017 में लॉन्च नहीं किया गया था, 2020 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द ग्रोथ कैपिटल टू एमएसएमई बेस्ड ऑन। और एमएसएमई से रिलेटेड कौन कौन से इनिशिएटिव हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चैम्पियन पोर्टल लॉन्च किया गया था, चैम्पियंस पोर्टल लॉन्च किया गया था। और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मार्ग इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। M4 होता है मॉनिटर करना, A फॉर असिस्टेंट प्रोवाइड करना, R4 होता है रेजिलिएंट प्रोवाइड करना एंड G देख लीजिएगा जी का मतलब क्या है। उसके बाद है आपका एक है रैम्प मॉडल, रैम्प स्कीम दैट इज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड विद वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और तो ये 2 इनिशिएटिव याद रखिएगा। और कुछ इनिशिएटिव बताने को यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव हैं जो हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया, इसका एम ये है कि हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने 2022 तक, राइट। स्किल इंडिया, इट एम टू क्रिएट जॉब्स एंड श्रम सुविधा पोर्टल दैट इज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल लेबर लॉ। तो ये है डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, तो यहाँ पे मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी सो दैट द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड कैन बी मेड सो दैट द डिफेंस इक्विपमेंट कैन बी मेड इन आवर कंट्री। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें स्मॉल बिजनेस को जो है जल्दी लोन देने के लिए स्टार्ट किया गया है। स्टार्टअप इंडिया टू ऑब्जेक्टिव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट सीक्स फॉर द डेवलपमेंट एंड इनोवेशन टू प्रोड्यूसर एंड सर्विसेज एंड एम टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। स्टैंड अप इंडिया ऑल्सो टू प्रमोट द ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन एससी इंडस्ट्री। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे भारतमाला हो गया, सागरमाला था, DFC मतलब जो फ्राइट कॉरिडोर है आपके, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब और देश एसेक्टम एंड PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम ऑल्सो, और गति शक्ति भी कहा जा सकता है, गति शक्ति मॉडल। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द एपडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब ए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या ये अपेक्स बॉडी एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी? इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इंडियन अपेक्स है, एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन का इसका काम है। इट वाज सेटअप बाय द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मेरे हिसाब से दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। इट वाज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट एंड द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब जो एविडा की अथॉरिटी है उसके अंडर इसको बनाया गया। इंडियन अपेक्स प्रमोशन बॉडी है जो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। और बैंक की बात करें तो एग्जिम बैंक जो 1982 में बनाया गया था। बेसिकली ये जो है जो एक्सपोर्ट करते हैं इम्पोर्ट करते हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम एग्जिम बैंक का करता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल फिशरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिस तरीके से कल हमने देखा था नेशनल डेयरी प्रोग्राम, तो जो वर्गीस कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसी तरीके से सेम ही है फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। क्या 2006 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना, डेट इज़ करेक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के अंडर में तो नहीं, बिकॉज इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके लिए एक स्कीम बताइए, तो पीएम संपदा योजना, जिसका नाम अब मत्स्य योजना भी कर दिया गया है, जो फिशरी डिपार्टमेंट से ज़्यादा रिलेट करती है। ओके, सबसे ज़्यादा फ़िश जो हम बेचते हैं तो सैल्मन है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करते हैं, तो ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगा। ये 2006 में इसको हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये बनाया गया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अबाउट द लिथियम। लिथियम के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई। क्या इसका नंबर 3 है, मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, डेट इज़ करेक्ट। ये हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल है, डेट इज़ करेक्ट। इट इज़ प्रेजेंट इन ओशन वाटर, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मैंने लिथियम ट्रायंगल के बारे में बताया था कल परसों की बात है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। तो ये 54% लिथियम यहाँ पे कैरी होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसकी फ़ायदा क्या, कि रिचार्जेबल हो सकती है। उसी तरीके से मैंने ये भी बताया था कि एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन जो टेक्नोलॉजी वो डेवलप की जा रही है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो रिचार्ज जल्दी नहीं होती है। दैट इज़ द बेनिफिशियल ऑफ दिस लिथियम आयन बैटरी दैट वी आर यूजिंग। लिथियम इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल लिथियम एंड एटॉमिक नंबर 3. It is the least dense metal and least dense solid element also. Like all alkali metal, lithium is a highly reactive and flammable and must be stored in vacuum inert atmosphere. It occurs naturally freely due to its solubility as an ion present in ocean water and commonly obtained from brine also. कुछ और चीज़ें हैं जो हम जल्दी जल्दी एक बार साइंस का रिवाइज कर ले रहे हैं। डार्विन थ्योरी, देखो कुछ थ्योरियाँ, फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड कैरेक्टर की लामार्क के द्वारा थ्योरी दी गई थी, नेचुरल सिलेक्शन की डार्विन के द्वारा, म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डेविस के द्वारा थ्योरी दी गई थी। इनके द्वारा इंटरनल फोर्स, मतलब जो लामार्क है उनके द्वारा इंटरनल फोर्स, यूज एंड डिसयूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट के बारे में बताया गया था। डार्विन के द्वारा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड इनहेरिटेंस ऑफ देयर कैरेक्टर के बारे में बताया गया था। अच्छा, इसके साथ आपको याद रखना डार्विन के द्वारा बुक लिखी गई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एंड इसमें ही इसको इवोल्यूशन थ्योरी भी कहा गया। वन एंजाइम एंड वन हाइपोथेसिस कंसेप्ट इज गिवन बाय द बीडल एंड टेटम, ओपन कंसेप्ट इज गिवन बाय जैकोब एंड मोट। ये जनरल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ एमर्ज ऑन अर्थ 2,000,000,000 लाइक ईयर एगो। ओल्डेस्ट लिविंग ही इज़ नथिंग बट अ साइनोबैक्टीरियम। ये आपका किस कैटेगरी में आता है, तो याद रखिएगा ये मोनेरा कैटेगरी में आता है। सिंगल सेल्ड एक एल्गा है। लिस्ट ह्यूमन, अच्छा लास्ट ह्यूमन एंसेस्टर कौन है, क्रोमैग्नन है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है आर्चोपेट्रिक्स। ये क्या है, एंशियंट बर्ड्स हैं जुरासिक एज में। और डायनासोर कब रहते थे, मेसोजिक ईरा के अंदर, जिसमें 3 सब डिवीज़न है, ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रूटिकैनस। सेल्डमर, पैथन, कैंगरू, ये इस तरीके से आपका फूड चेन चलती है। मैमोथ ऑफ एलिफेंट, देखो मैमोथ जो है एंसेस्टर एलिफेंट का, मतलब मैमोथ हुआ करता था, उसी से एलिफेंट बना है आज के टाइम का। और जो आर्चोपेट्रिक्स है दैट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ओके, ये भी देख ले रहे हैं। B1 की कमी से जो है थायमिन, बेरी डिजीज़ हो सकता है। राइबोफ्लेविन, किलोसिस। नियासिन की कमी से प्लेगरा, ठीक है। पैंथेनोइक एसिड, डर्मेटिस। पायरोडोक्सिन की अनीमिया। B7 से जो है पैरिस्थेनिशिया। फोलिक एसिड अनीमिया एंड कोबालामीन से जो है पर्टूसिस अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। B1 थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंथेनोइक एसिड, पायरोडोक्सिन, बायोटिन एंड फोलिक एसिड। ये सिर्फ आपको नाम बताने की कोशिश की गई। विटामिन ए से यूट्रिनोल। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी जो है कैल्सिफ्रोल, मतलब इसका केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम। विटामिन ए टोकोफेरोल एंड विटामिन के नेप्थोक्विनोइन, जो इनका साइंटिफिक। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।